गुड मॉर्निंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ सोनल। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इंदौर से, जहां बड़ी संख्या में मंदिर हादसे में अब तक 34 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 18 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। राहत और बचाव के लिए सेना को बुलाया गया है। सेना के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई है। देखिए, रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और अभी तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रात से ये कोशिश की जा रही है कि 40 फीट लंबे कुएं में से जितने भी लोग मौजूद हैं उनको निकाला जा सके, उनको रेस्क्यू किया जा सके। और आपको बता दें, अभी हाल फिलहाल में जो ताज़ा अपडेट है वो ये है कि हादसे में अब तक 34 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 18 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। आपको बता दें कि इस बड़े से कुएं के ऊपर एक फट्टा था जिसके ऊपर हवन हो रहा था, और ये फट्टा टूटने के बाद सब लोग जो भी उस फट्टे पे मौजूद थे वो सब कुएं में गिर गए और 40 फीट कुएं में जा गिरे। उसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और आपको बता दें, अब जो अपडेट आया है 34 लोगों की जान चली गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पानी भरे होने की वजह से तकलीफें हो रही थी, परेशानियां हो रही थी, तो पानी पहले निकाला गया और उसके बाद जो लोग मौजूद थे उनको धीरे धीरे निकाला गया। और अभी भी लगातार ये उम्मीदें हैं कि जितने लोग बच पा रहे हैं उनको बचाया जा सके। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, अस्पताल में वो लोग मौजूद हैं जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा चुका है और उनको अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। देखो, लगभग अभी 40 फीट के लेवल पे ऑपरेशंस चल रहे हैं। उसमें थोड़ी देर बाद जैसे ऑपरेशन एक बार करते हैं, जैसे मान लो आधा घंटे काम करते हैं, तो पानी सीपेज के थ्रू थोड़ी थोड़ी देर में आता रहता है। तो फिर ऑपरेशन रोक के पानी को बाहर करते हैं, जिसमें फिर आधा घंटा लगता है। उसके बाद फिर ऑपरेशन करते हैं। तो ये 40 फीट पे है और लगभग 7-8 फीट 5 फीट तक पानी आता रहता है। 3 बॉडीज़ तो अभी रिकवर हो जाएंगी, तो ये टोटल 22 बॉडीज़ शाम की जो 24 की लिस्ट है उसमें हो जाएगा। उसके बाद जो मलबा अगर नीचे है, उस पूरे मलबे को भी एक बार हटा के देखना पड़ेगा कि उसमें क्या स्थिति है, क्या और कोई बॉडी है कि नहीं है। कुछ पत्थर भी हैं, कुछ फर्शियाँ भी हैं जिनको तोड़ना पड़ सकता है। और हमारे एनडीआरएफ के लगभग 15, एसडीआरएफ के लगभग 50 और आर्मी के 75, ऐसे लगभग 140 जो लोग हैं वो ऑपरेशंस कर रहे हैं। मशीन्स लगी हुई हैं। हमें सर्च ऑपरेशन तो करने पड़ेंगे मलबे में, क्योंकि कुछ नाम ऐसे रिपोर्ट किए गए हैं, अथवा मलबे को हटा के एक बार देखना तो पड़ेगा कि फरसे और मलबे में कुछ ना हो। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ब्रजेश। लगातार रात से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पैदा होता है कि जब प्रशासन को पता था कि जो ये स्लैब है ये काफी पुराना है और ये कहीं ना कहीं टूट भी सकता है, फिर भी इतने लोगों को जाने की अनुमति और वहां पे हवन करने की अनुमति क्यों दी गई? देखिए सोनल, निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है और बहुत बड़ा जख्म रामनवमी के दिन इंदौर के लोगों को देखा गया है कि अब तक इस जो घटना, एक छोटी दुर्घटना लग रही थी, मगर जब उसमें से अब जब शाम से जब स्लैब से नीचे लोगों को निकाला जाना शुरू किया तो लगातार संख्या बढ़ती गई और अब जाके 34 हो गई है कि 34 लोगों की मौत हुई है। 2 लोग अभी भी मिसिंग है और राहत कार्य चल रहा है और आशंका जताई जा रही है कि 1-2 लोग कैजुअल्टी और बढ़ सकती है। निश्चित बड़ी चूक हुई है और बहुत, क्योंकि ये जो पूरा श्रीनगर का छोटा सा मंदिर था बेलेश्वर महादेव का, ये बताया जा रहा था कि एक मंदिर के आसपास जितना अतिक्रमण था, मंदिर के प्रशासन के लोग उसको कब्जे में करते रहे, नगर निगम उनको नोटिस देते रही, मगर उसके बावजूद ये लोग माने नहीं। और ये बावड़ी थी, इसके ऊपर एक स्लैब ढाल के कंक्रीट का, उसको भी अपने मंदिर परिसर में बना लिया और अब उसी पे कल वहाँ पर हवन और पूजन हो रहा था रामनवमी के दिन, जिससे काफी बड़ी संख्या में जब लोग उससे खड़े हो गए तो फिर वो पूरा स्लैब बावड़ी का चक्का और बावड़ी में सारे लोग गिर गए। और शुरुआत में जिस तरीके से सरकार ने खबर बताई थी कि सबको सुरक्षित है, उससे बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति बनी। और लेकिन शाम होते होते जो बावड़ी जिस तरीके से लाशें उगल रही है, तो निश्चित ही बहुत दुख है। पूरे इंदौर शहर में बेहद दुख है कि कैसे एक हादसा, इतना बड़ा हादसा हो गया देखते देखते कि 34 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। निश्चित ही बड़ी लापरवाही है जिसकी मजिस्ट्रियल जांच के ऑर्डर सरकार ने कर दिए हैं। जी।
जी ब्रजेश, शुक्रिया तमाम जानकारी का। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक लोगों को निकालने की मशक्कतें हो रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें वहां मौजूद है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सीढ़ियां लगाकर लोगों को ऊपर से नीचे ऊपर पहुंचाया जा रहा है। तो देखिए, इंदौर हादसे पर पीएम मोदी से लेकर रक्षा मंत्री तक सभी ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को 5-5 लाख मुआवजे का ऐलान दिया है। लेकिन सवाल यह है कि हादसे का आखिर जिम्मेदार कौन है। बताया जा रहा है जिस वक्त यह हादसा हुआ तब बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हवन चल रहा था। इस दौरान बावड़ी वाले हिस्से पर काफी भीड़ हो गई। कई लोग बावड़ी की छत पर बैठे थे। वजन बढ़ने से बावड़ी की छत टूट गई और लोग नीचे गिर गए। चश्मदीदों के मुताबिक वहां ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे जो आगे हो रहे हवन को देखने के लिए बावड़ी वाले हिस्से पर बैठे थे। बच्चे और हम भगते हुए आए कि क्या हो गया। यहाँ देखा तो भीड़, अब अंदर जाएं कैसे? आपके पति? भीड़ अंदर है तो अपन कैसे बता दें कि अंदर है कि किधर है? पता भी तो, मोबाइल फोन भी नहीं लग रहा उनका। 60 साल पुराने मंदिर में जैसे ही हादसा हुआ अफरा तफरी मच गई। 40 फीट गहरी बावड़ी में 30 से ज्यादा लोग गिर गए। बाद में पुलिस ने रस्सियों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया। 19 लोगों को बाहर निकाला गया। हादसे के दौरान बावड़ी में 4 से 5 फीट पानी मौजूद था। हवन वगैरह करने के लिए ना काफ़ी लोग है ना एक कवर्ड है ना कुआं के ऊपर है ना एकत्रित हुए हैं। उसमें ना कुआं है ना वजन के ना कारण है ना धंस गया था। उसमें मुझे लग रहा है अराउंड 25 लोग के आसपास है ना, मतलब है ना एट अ टाइम है ना कुआं में एक साथ है ना गिर गए हैं। रामनवमी पर हुए इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री मोदी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने दुख जताया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मीडिया के सामने आए। कहा दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ हैं। जो हमारे भाई बहन नहीं रहे उनके परिवारों को 5 लाख रुपए की राहत की राशि देंगे। जो घायल हैं उनको 50-50 हजार रुपया दुख की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में निर्माण और खुदाई का काम चल रहा है। आशंका है कि ये भी हादसे की वजह हो सकता है। हालांकि प्रशासन ने मंदिर हादसे के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। अब बात रामनवमी पर देश के 3 राज्यों में माहौल बिगाड़ने की हुई कोशिश की। सबसे बड़ा बवाल हुआ पश्चिम बंगाल में। कोलकाता से सटे हावड़ा में हिंसा और आगजनी की गई। इल्जाम है कि रामनवमी की शोभा यात्रा पर पहले पथराव किया गया और फिर गाड़ियों में आग लगा दी गई। जलती गाड़ियां, बहता लहू और चारों तरफ शोर। सड़क पर बिखरे पत्थर, कांच के टुकड़े और इन सब के बीच गुस्से का उबाल। सुलगती सड़क पर मौजूद हर आदमी के पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन सुनने का सब्र और समझने का वक्त किसी के पास नहीं था। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हावड़ा की हैं। शिवपुरी इलाके से रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही थी कि अचानक चीख पुकार शुरू हो गई। इल्जाम है कि सड़क के किनारे बने घरों से पत्थर फेंके गए और जब भगदड़ मची तो माहौल और खराब करने के इरादे से गाड़ियों में आग लगा दी गई और पुलिस हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखती रही। इस संगठनों के साथ एक साथ मिलकर ये जुलूस निकली थी। सभी प्रशासन के आग्रह पे हम लोगों ने सारा ये शोभा यात्रा एक साथ मिलकर निकाला कि जिससे प्रशासन को असुविधा नहीं हो। आज हम लोगों ने पूरा एक साथ निकाल दिया कि कोई शांतिपूर्वक निकल रही है। और आज के बाद फिर उन्होंने उपद्रव किया। क्या प्रॉब्लम है उनको? मैं बोल दिया अगर प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया तो इसके बाद ईद है, रमजान है, हर दिन ऐसा कुछ ना कुछ होते रहेगा। प्रशासन को जितना केस देना होगा। इल्जाम है कि पुलिस ने समय रहते एक्शन नहीं लिया और जब लिया तब तक माहौल बिगाड़ने वाले रफू चक्कर हो चुके थे। हावड़ा की सड़कों पर इस समय क्या है माहौल शिवपुर इलाके में, वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ उल्टी हुई हैं और एबीपी न्यूज सबसे पहला चैनल है जो आपको ये सारी तस्वीरें जीटी रोड और शिवपुर थाने इलाके से दिखा रहे हैं। गाड़ी, ऑटो, किसी को भी नहीं बख्शा गया है। आसपास इस इलाके में सन्नाटा इसलिए पसरा है क्योंकि पुलिस ने आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े हैं और उसके साथ ही साथ ये तस्वीरें, ये पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है। आगे आगजनी लगातार जारी है। कहीं पत्थरबाजी हो रही है तो कहीं स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। वहाँ इन गलियों में इलाकों को बंद करके अभी पुलिस हर जगह इसी तरह से नाकाबंदी कर रही है। उस टाइम तो हम नहीं था, हम तो अभी आए तो देखे मेरा गाड़ी तोड़ दिया लोग। उधर तक जा नहीं पा रहे। अभी तो वो गैस छोड़ी थी तो आंखों में जलन हो गई तो वापस इधर आ गए।
हिंसा किसने की ये अभी साफ नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुलगते हावड़ा पर सियासत का मौका हाथ जरूर लग गया। वारदात के लिए नाम लिए बगैर बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया और जांच से पहले ही क्लीन चिट बांटने का काम भी शुरू कर दिया। पलटवार का मौका बीजेपी ने भी नहीं गंवाया। हावड़ा हिंसा के लिए सीधे सीधे ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा दिया। ममता बनर्जी बतौर बंगाल के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस हिंसा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। जब बंगाल में 10,000 से अधिक रामनवमी के जुलूस निकल रहे हैं, उस दिन ममता बनर्जी हिंदुओं की भावनाओं को, उनकी आस्थाओं को दरकिनार करके धरने पर बैठी हुई थी। जब उनको प्रशासन और पुलिस बंदोबस्त देखना चाहिए था, तो अब वो राजनीति कर रही थी। जिस तरह की वारदात हावड़ा में हुई, उस तरह के मामलों में अगर कोई सियासी पार्टी किसी को जांच से पहले क्लीन चिट देती है तो सवाल तो बनते हैं। देखिए, वैसे सवाल तो अभी से उठने लगे हैं। जब रामनवमी को लेकर ममता और बीजेपी के बीच जुबानी जंग शुरू हुई थी, इस बार बीजेपी ने रामनवमी पर 11,000 शोभा यात्राएं निकालने का ऐलान किया था। इसके बाद ममता ने भी बीजेपी का नाम लिए बिना कड़े एक्शन की चेतावनी जारी कर दी थी और सुबह जब शोभा यात्रा शुरू हुई तो सियासी और आजमाइश की झलक भी मिलने लगी। कोलकाता में रामनवमी पर शोभा यात्रा निकली तो सारे पौराणिक हथियार भी बाहर निकल आए। किसी ने गदा चमकाई तो कोई हाथों में तलवार लेकर डीजे वाले बाबू की ट्यून पर झूमने लगा। रामनवमी की शोभा यात्रा में पौराणिक अस्त्रों शस्त्रों के प्रदर्शन की परंपरा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये सियासत की शक्ति का प्रदर्शन बन गया और इसी के साथ प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर एक विवाद का भी जन्म हो गया। बड़े तामझाम के साथ भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका जन्मतिथि हम उद्यापन करते हैं। कहीं जुलूस होता है, कहीं पूजा होता है, शोभा यात्रा होता है। ममता बनर्जी यहाँ तो रामनवमी की छुट्टी नहीं देती है, ईद में 2 दिन छुट्टी देती है और रामनवमी के दिन धरना में बैठी हुई है। मौका रामनवमी की शोभा यात्रा का था, लेकिन जिक्र ईद का हुआ तो धर्म नीति में राजनीति की घुसपैठ की कलई खुलने लगी। लेकिन प्रश्न है कि मर्यादा पुरुषोत्तम के जन्मोत्सव पर धर्म और राजनीति की सीमा रेखा टूटी कैसे? शुरुआत कहां से हुई? একজন গুন্ডা বলছেন রামনবমীর দিন যা অস্ত্র পাবো নিয়ে বেরোবো, দেখবো কে কি করতে পারে। আরে তোর যা অস্ত্র তুই তাই নিয়ে যা, আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না। কিন্তু মনে রাখো, মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই। আইন হাতে তুলে নেবেন না, আমরা কেউ দুর্বল নই। खुद को सेक्युलरिज्म की चैंपियन साबित करने में जुटी ममता ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन समझना मुश्किल नहीं था कि दीदी का इशारा किधर है। पश्चिम बंगाल में जितनी भी शोभा यात्राएं निकली, उनमें से किसी पर बीजेपी का बैनर नहीं लगा, लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस बार बंगाल में 1,000 बड़ी और 10,000 छोटी शोभा यात्राएं निकालने का ऐलान पहले ही कर दिया था। भगवान श्री रामचंद्र का जन्मदिन है, पावन अवसर है, इसीलिए सारे जो राम भक्त है, तमाम पश्चिम बंगाल के राम भक्त, सारे लोग निकल के घर से निकल के भगवान श्री रामचंद्र का पूजा करने के लिए निकले हुए हैं। बंगाल की जो परिस्थिति है वो राम मगन हो चुकी है। हर व्यक्ति चाहता है राम की यात्रा निकले और ये तो राम जन्मोत्सव है। ये बयान बताते हैं कि कोई 1 दशक पहले तक जो रामनवमी पश्चिम बंगाल में चुनिंदा मंदिरों और घरों तक सीमित थी, अब उस पर टीएमसी और बीजेपी के बीच जमकर सियासत हो रही है। ममता इल्जाम लगाती रही है कि बीजेपी इस तरह के आयोजनों से जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में 42 में से 18 सीटें जीती थी। तब टीएमसी ने बीजेपी की इस कामयाबी को धार्मिक ध्रुवीकरण का नतीजा बताया था। बंगाल में पंचायत चुनाव सिर पर है, जो इसमें बाजी मारेगा, ग्राउंड पॉलिटिक्स पर उसकी पकड़ मजबूत मानी जाएगी। इसका असर 2024 के आम चुनावों के नतीजों पर भी दिख सकता है। इसीलिए बीजेपी हो या टीएमसी, सियासी बढ़त के लिए दोनों ने अपने अपने हथियार तलाश लिए हैं और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, इनकी धार भी तेज होती जाएगी।
देखिए, हालांकि रामनवमी के मौके पर ये बवाल सिर्फ हावड़ा में ही नहीं हुआ, इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में शोभा यात्रा पर पथराव हुआ और इसी तरह की खबरें जलगांव से भी सामने आई। लेकिन जब तक ये मामला शांत हो पाता, उसी दौरान गुजरात के वडोदरा में भी पथराव की खबरें आने लगी। अब सवाल ये है कि रामनवमी के त्योहार पर अचानक एक साथ इतने शहरों में माहौल खराब कैसे हो गया? कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं? देश का माहौल कौन बिगाड़ रहा है? त्योहार की खुशियों का लुटेरा कौन है? देश के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर भी प्रेम और भाईचारे में जहर घोलने की कोशिश की गई। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर की है, दूसरी तस्वीर गुजरात के वडोदरा की है और तीसरी तस्वीर दिल्ली के जहांगीरपुरी की है, जहां रामनवमी पर कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। सबसे पहले दिखाते हैं आपको वडोदरा का हाल, जहां प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव के बीच पत्थर बरसाकर अमन को लहूलुहान करने की कोशिश की गई और ये कोशिश एक बार नहीं, एक ही दिन में 2 बार की गई। शुरुआत हुई दोपहर में, जिस वक्त रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। शोभा यात्रा जैसे ही वडोदरा के भुतली झापा इलाके में पहुंची, पथराव शुरू हो गया। बाद में पुलिस ने किसी तरह हालात पर काबू किया। सवाल स्थिति पे कंट्रोल सिचुएशन अंडर कंट्रोल राइट नाउ। कंपनी एसआर भी है और ट्रैफिक पुलिस भी है और स्थानिक पुलिस भी है और इसके साथ में मिला के कम से कम 100 लोगों का बंदोबस्त है। शुरुआत कैसे? लेकिन हालात को दोबारा बिगड़ने में देर नहीं लगी। जिस वक्त सूरज ढल रहा था, उस समय कुछ लोगों का जानवर जाग रहा था। रामनवमी की शोभा यात्रा जैसे ही फतेहपुरा 4 रास्ता के पार पहुंची, पथराव होने लगा। हालात बिगड़े तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पथराव करने वाले तो भाग गए, लेकिन तनाव इलाके का पीछा नहीं छोड़ रहा है। अगली तस्वीर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर की है। यहाँ रामनवमी के जुलूस की तैयारी हो रही थी। इसी बीच कुछ लोग आए और वहां जमा लोगों पर पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद राम मंदिर के पास खड़ी 13 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने आगजनी करने वालों को रोकने की कोशिश की तो पुलिस वाले भी निशाना बन गए। पथराव में पुलिस की कई गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। हालात हाथ से बाहर निकले तो पुलिस को 12 राउंड गोलियां चलानी पड़ी। लेकिन राहत की बात यह है कि अब हालात काबू में है। संभाजीनगर में जो परिस्थिति रात में तैयार हुई थी, अब उस पर काबू पा लिया गया है। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि शांति बनाए रखें। इसका सबूत शोभा यात्रा में दिखा, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोग शामिल हुए। जिन लोगों ने माहौल को दहकाने की कोशिश की, उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। अपनी ओर से जो भी दंगाई थे, जो भी मिसचीफ करने वाले लोग थे, उन पर कड़क से कड़क कार्रवाई करेगी। अगली तस्वीर दिल्ली के जहांगीरपुरी की है। राजधानी का ये इलाका संवेदनशील माना जाता है, इसलिए जब रामनवमी पर यहाँ से शोभा यात्रा निकालने की कोशिश की गई तो पुलिस ने परमिशन देने से इनकार कर दिया। लेकिन कुछ लोग इसी रास्ते से शोभा यात्रा निकालने पर अड़े रहे। बाद में कड़ी सुरक्षा के बीच 100 मीटर के दायरे में शोभा यात्रा निकालकर रस्म पूरी की गई और हालात बड़ी मुश्किल से संभाल लिया गया। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, उधर महाराष्ट्र के संभाजीनगर में हिंसा के बाद पुलिस का कड़ा पहरा रहा। शोभा यात्रा के दौरान पुलिस ने ड्रोन के जरिए पूरी यात्रा की निगरानी की। हम आपको अभी संभाजीनगर की क्रांति चौक की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में ये पूरी शोभा यात्रा हुई। एक दिन पहले ही रामनवमी की तैयारियों के दौरान संभाजीनगर में हिंसा हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र में संभाजीनगर में हिंसा के बाद पुलिस का कड़ा पहरा रहा और ये देख सकते हैं ड्रोन व्यू है, जिसकी वजह से पूरी निगरानी रखी गई है कि फिर से कोई क्रांति शुरू ना हो। शोभा यात्रा के दौरान पुलिस ने ड्रोन के जरिए पूरी यात्रा की निगरानी की। हम आपको संभाजीनगर के क्रांति चौक की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोई हिंसा ना हो, लगातार उसको लेकर सारी सिक्योरिटीज पुख्ता रखी गई। तो देखिए तस्वीरें दिखा रही है जहां बड़ी संख्या में लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए। एक दिन पहले ही रामनवमी की तैयारियों के दौरान संभाजीनगर में हिंसा हुई थी।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आशीष हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, क्या कुछ अपडेट अब ड्रोन के जरिए पूरी नजर रखी गई थी? तो देखिए, लगातार आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें महाराष्ट्र के संभाजीनगर में, जहां हिंसा के बाद पुलिस का कड़ा पहरा रहा। शोभा यात्रा के दौरान पुलिस ने ड्रोन के जरिए पूरी यात्रा की निगरानी की। हम आपको संभाजीनगर के क्रांति चौक की तस्वीरें दिखा रही है। आप भी तस्वीरें दे सकते हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए। और स्वागत है आपका एक बड़ी खबर। आपको बता दें, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें फिर बढ़ गई है। पॉर्न स्टार केस में ज्यूरी ने जांच के बाद आपराधिक केस चलाने को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब ट्रंप को सरेंडर करना पड़ सकता है। अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। ट्रंप अमेरिका के एक ऐसे पहले पूर्व राष्ट्रपति है जिन पर आपराधिक केस चलाने को मंजूरी दी गई है। आशीष हमारे साथ फोन पर जुड़ गए। आशीष, क्या है पूरा मामला? देखिए, बहुत सोनल अनप्रेसिडेंटेड है अमेरिका की हिस्ट्री में कि एक सिटिंग या एक्स फॉर्मर प्रेसिडेंट के ऊपर इस तरह से कार्रवाई करने के लिए बाकायदा सीबीआई कवर में दोष तय कर दिए गए हैं और इसकी अनाउंसमेंट भी औपचारिक तौर पर आने वाले दिनों में कर दी जाएगी। मामला काफी संगीन है और मैं आपको बता दूं, इसके पहले करीबन 44% रिपब्लिकन्स ने इसको ध्यान में रखते हुए यही मांग कर दी है पहले कि डोनाल्ड ट्रंप को अब 2024 के प्रेसिडेंशियल रेस से अपने आप को बाहर कर लेना चाहिए। यानी कि उनकी जो इच्छा है चुनाव लड़ने की अगली, उस पर भी अब बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। उन पर यह आरोप तय हो गया है, उनको दोषी पाया गया है कि 2016 में चुनाव की कैंपेन के दौरान उन्होंने तकरीबन $1,30,000 ये भिजवाया था एक पॉर्न स्टार को, जिनके साथ उनका सेक्सुअल एनकाउंटर्स का आरोप उन पर था। क्योंकि इलेक्शन कैंपेन में उस चुप कराया जा सके, वो उनके खिलाफ कुछ ना बोले। सिर्फ यही एक आरोप नहीं था, डोनाल्ड ट्रंप पे 2 अन्य आरोपों पर भी अभी सुनवाई चल रही है। उन पर भी उनके खिलाफ चार्जेस जल्द से जल्द फ्रेम किए जा सकते हैं। संभव है कि उसमें भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और इस पर्टिकुलर मामले में सोनल, अब डोनाल्ड ट्रंप को, पूर्व राष्ट्रपति को, बाकायदा मैनहट्टन ट्रैवल करना पड़ सकता है। वहां उनकी प्रोसीजरल फिंगरप्रिंटिंग हो सकती है, उनको हिरासत में भी लिया जा सकता है, जो कि बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी के लिए। और इसलिए मैंने आपको बताया कि तकरीबन 44% रिपब्लिकन्स ने वोट करके ये मांग की है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को अगला चुनाव 2024 का नहीं लड़ना चाहिए। 2016 में ये आरोप है कि उन्होंने ये पैसे इस पॉर्न स्टार को दिए थे और उनका सेक्सुअल एनकाउंटर कहा जाता है कि सन 2006 का है। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के उनकी पॉलिटिकल राइवल्स उन पर सवाल खड़े करेंगे और अमेरिकी जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, वो इस मामले को लेकर के अब काफी गर्मा जाएगी। तो ये बहुत बड़ा है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सिटिंग हो चाहे फॉर्मर प्रेसिडेंट हो, यहाँ फॉर्मर प्रेसिडेंट की हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, उन पर इस तरह का आरोप, उस पर लीगल कार्रवाई हुई, सुनवाई है और उसके बाद मैनहट्टन ग्रैंड ज्यूरी ने बाकायदा ये आरोप तय कर दिए हैं। उन पर यह मामला चलेगा। अब उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, जिसकी औपचारिक घोषणा भी फिलहाल अभी नहीं की गई है, लेकिन अगले आने वाले कुछ दिनों में औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। जी आशीष, शुक्रिया तमाम जानकारी का। और लगातार आपसे अब हम अपडेट लेते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप फिर से घिर गए मुश्किलों में, लगातार उससे जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। और सीधा बड़ी खबर का रुख करेंगे। चिली में भूकंप से तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की जो तीव्रता है वो 6.2 मापी गई है। सेंटियागो में भूकंप से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, रिक्टर स्केल 6.2 माना गया है। और आपको बता दें, भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। चिली में भूकंप के तेज झटके आए हैं। भूकंप की तीव्रता जो है वो 6.2 मापी गई है। और आपको बता दें, सेंटियागो में भूकंप से हड़कंप मच गया है। तो चिली की राजधानी सेंटियागो में भूकंप के झटके महसूस किए गए और भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चिली में भूकंप से तेज झटके। स्वागत है आपका एक बड़ी खबर। आपको बता दें, रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान मुंबई में भी हंगामा हुआ है। मलाड इलाके में शोभा यात्रा के दौरान 2 गुट आमने सामने आ गए और इस दौरान काफी हंगामा हुआ। भीड़ के तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, जिसके बाद नाराज कुछ लोग मुंबई में मालवानी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं और दूसरे गुट पर कार्रवाई की मांग करने लगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही, तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा तादाद में लोग यहां पर जुटे हुए हैं। और शोभा यात्रा के दौरान मुंबई में भी हंगामा हुआ। मलाड इलाके में ये शोभा यात्रा के दौरान 2 गुट जो है वो आमने सामने आ गए और इस दौरान काफी हंगामा होता रहा। भीड़ को तितर बितर कराने के लिए
करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद नाराज कुछ लोग मुंबई में मालवानी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। ये सुन सकते हैं आप किस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं थाने के बाहर बैठकर। तो मुंबई के मलाड में ये हंगामा हुआ है और ये आवाजें आप सुन सकते हैं, थाने के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, नाराज कुछ लोग मुंबई में मालवानी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। मृत्युंजय हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए। मृत्युंजय, क्या कुछ अभी ताजा अपडेट? सोनल, इस वक्त ताजा अपडेट यही है कि निश्चित तौर पर तनावपूर्ण स्थिति में दिन की शुरुआत हुई है, दिन की सुबह हो रही है, लेकिन स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और पूरे मालवानी परिसर से पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। आपको बता दें कि कल देर शाम को हर वर्ष की तरह इस बार भी मलाड के मालवानी इलाके में रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली थी और जैसे ही यात्रा मालवानी के से गुजर रही थी उस जुलूस पर पत्थरबाजी हुई और इसके बाद काफी स्थिति तनावपूर्ण हो गई, लेकिन तत्काल पुलिस ने इस पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी और साथ ही साथ कुछ स्थानीय लोगों ने सक्रियता दिखाई और दोनों गुटों को अलग अलग किया, सड़क के दो सिरों पर किया और उसके बाद पुलिस ने पूरा सिचुएशन अपने हाथ में लिया, स्थिति कंट्रोल में किया। लेकिन इस घटना में एक दो शख्स जो है वो घायल हुए, उनके सिर पर पत्थर से चोट लगी। इसके बाद ये सभी अपनी शिकायत लेकर नजदीकी पुलिस थाने जो मालवानी वहां गए थे और ये जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं ये उसी दौरान की है जब ये तमाम लोग जो आयोजक हैं और जो ये तमाम लोग वहां पुलिस थाने में बैठकर न्याय की मांग कर रहे थे और कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे जिन लोगों ने पत्थरबाजी की। तो फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है, पूरे इलाके में पुलिस तैनात की गई है और अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस कह रही है कि जो लोगों ने भी इस प्रकार का उपद्रव मचाया है, पत्थरबाजी की है, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी मृत्युंजय, शुक्रिया तमाम जानकारी का। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मलाड इलाके में शोभा यात्रा के दौरान दो गुट आमने सामने आ गए और इस दौरान काफी हंगामा हुआ। भीड़ के तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हम आपको रात के दिखा रहे हैं। दो गुटों के बीच हंगामा, ये पहली तस्वीर, और दूसरी तस्वीर की थाने के बाहर ये धरना चल रहा है, नारे लगा रहे हैं। तो लगातार दो गुटों के बीच ये हिंसा हुई और जिसके बाद नाराज कुछ लोग मुंबई में मालवानी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए और दूसरे गुट पर कार्रवाई की मांग करने लगे। और लगातार इस खबर से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। वैसे अयोध्या के अलावा सनातन परंपरा का एक अध्याय हरिद्वार में भी दिखाई दिया। योग गुरु स्वामी रामदेव ने संन्यास दीक्षा पर्व का आयोजन किया। इस समारोह में कई बच्चों और युवाओं को सन्यासी बनाया गया। स्वामी रामदेव ने खुद इन्हें संन्यास और धर्म की दीक्षा दी। जीना हमें सिखा दे भगवान। हरिद्वार में मां गंगा के किनारे सनातन का भव्य और दिव्य संसार कुछ ऐसा दिखाई दिया। 100 से ज्यादा युवाओं को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संन्यास की दीक्षा दी गई। बड़ी संख्या में युवक और युवतियों ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। और क्या हो ऐसे हो लाल पैदा। सियावर रामचंद्र की जय, सिया राम, जय श्री राम। संन्यास लेने के बाद सभी का नाम भी बदल दिया गया। कार्यक्रम में पहुंचे सन्यासियों का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। सभी युवा सन्यासियों ने गंगा में स्नान के बाद श्वेत वस्त्र त्याग कर भगवा धारण कर लिया। यही राम राज्य, ये कोई मजहबी उन्माद नहीं है, ये कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है और उस सनातन धर्म को आत्मसात करके ये सनातनी सन्यासी बन रहे हैं। इस मौके पर स्वामी रामदेव के अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद रहे। असल में पिछले 9 दिनों से सन्यासियों को लेकर अनुष्ठान हो रहा था, जो रामनवमी के मौके पर संपूर्ण हुआ। स्वामी रामदेव ने बताया कि 100 सन्यासी अब ऋषि परंपरा का निर्वहन करेंगे। ये सनातनी सेना, नारायणी सेना, ये नर से नारायण हो जाते हैं जब कोई सन्यास लेते हैं। पलायनवादी सन्यासी नहीं है, जातिवादी नहीं, राष्ट्रवादी और अध्यात्मवादी सन्यासी बन रहे हैं। सनातनी परंपरा को आगे बढ़ाने के इस मौके के साक्षी खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बने, लेकिन इस दौरान उन्होंने राम मंदिर को लेकर प्रण दोहराया। अमित शाह ने कहा कि अगली रामनवमी तक अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का काम पूरा हो जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगली रामनवमी में प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर के अंदर अयोध्या में विराजित हो।
हालांकि इससे पहले अमित शाह ने पतंजलि योगपीठ में यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। होम मिनिस्टर को विद्या मार्तंड की उपाधि भी दी गई। इसके बाद उन्होंने दीक्षांत समारोह में 182 छात्रों को गोल्ड मेडल दिए। चलिए बात कर लेते हैं सियासत की। राजस्थान में इसी साल चुनाव होने हैं। ना तो कांग्रेस की सीएम कैंडिडेट का पता है और ना बीजेपी के सीएम कैंडिडेट का। इस बीच गहलोत ने कामयाबी का नरेंद्र मोदी फॉर्मूला अपनाया है। क्या है ये फॉर्मूला, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जिस मंच पर बैठे थे वहां पीछे एक बड़ी स्क्रीन थी और आगे भीड़। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार गहलोत ने इसे लाभार्थी दिवस बनाकर इवेंट को स्पेशल बना दिया। पहले विशाल स्क्रीन पर गहलोत सरकार के विकास प्रोजेक्ट और सरकारी योजनाओं के फायदे गिनाए गए। फिर अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के अलग अलग जिलों के उन लोगों से बात की जिन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा मिला था। मैं बहुत अशोक जी को धन्यवाद देती हूँ। मेरे सरकार ने मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ थी, अभी मैं चल सकती हूँ। जो सबको बताए कि भाई ये योजना है, सरकार की अनेक योजना है, उसका फायदा लेना हमारा कर्तव्य है। अभी तक आपने जो देखा और सुना वो राजनीति की आउटसाइड स्टोरी थी। इनसाइड स्टोरी ये है कि सत्ता वापसी के लिए गहलोत पीएम मोदी की राह पर चल निकले और उन्होंने इलेक्शन में सबसे बड़ा हथियार बनाया है लाभार्थी कार्ड को। इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए। एक तस्वीर 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले की है तो दूसरी तस्वीर अब से कुछ घंटे पहले की। मोदी ने चुनावी रैलियों में मंच पर लाभार्थियों को बुलाकर केंद्र की स्कीम्स की सफलता का प्रमाण दिया। लाभार्थियों से मोदी के संवाद का कनेक्शन इतना अपीलिंग था कि मोदी को झोली भर भर कर वोट मिले। गहलोत का इरादा इसी साल होने वाले राजस्थान असेंबली इलेक्शन में भी वोटों से झोली भरने का है। लाभार्थियों से सीधा संवाद पीपल कनेक्ट की नायाब मिसाल है, जिसे अभी तक सबसे बेहतर ढंग से किसी ने भुनाया है तो वो नाम है पीएम मोदी का। 2019 में मोदी की प्रचंड जीत में उज्ज्वला योजना, आवास योजना, बिजली की सौभाग्य योजना, स्वच्छता की शौचालय योजना, जनधन योजना, आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का बड़ा रोल माना जाता है। इसी तर्ज पर अशोक गहलोत अब अपनी सरकार की चिरंजीवी योजना, बिजली सब्सिडी योजना, शहरी नरेगा, पशु बीमा योजना, अंग्रेजी स्कूल जैसे विभिन्न योजनाओं से लाभार्थियों के बीच सीधे पहुंचकर विधानसभा की ओर देख रहे हैं। गहलोत का ये दाव हर लिहाज से फायदेमंद है, लेकिन गहलोत को खतरा बीजेपी से ही नहीं बल्कि राजस्थान कांग्रेस के नेताओं से है। पायलट खेमा वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वो गहलोत के साए में चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लिहाजा पहले गहलोत को बगावत के अंगारे बुझाने होंगे, उसके बाद ही लाभार्थियों से संवाद मास्टर स्ट्रोक कहलाएगा। तो देखिए, अगर किसी नेता के अच्छे काम या योजना को आगे बढ़ाया जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन जहां तक कुछ नया, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने का सवाल है तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर दूसरे नेताओं से आगे दिखाई देते हैं। पीएम मोदी का एक ऐसा ही दौरा टॉकिंग पॉइंट बन गया। ना किसी को खबर थी, ना पहले से कोई प्लानिंग, ना ही कोई शेड्यूल दौरा। बस अचानक कुछ तस्वीरें सामने आई और पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन की सरप्राइज विजिट पर पहुंच गए। प्रधानमंत्री ने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बिताया और अलग अलग कामों का निरीक्षण किया। उन्होंने संसद के दोनों सदनों में आने वाली फैसिलिटी को फर्स्ट हैंड रिव्यू किया। हालांकि इस पूरे विजिट के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला प्रधानमंत्री के साथ दिखाई दिए। प्रधानमंत्री को संसद भवन के बारे में एक एक डिटेल बताई गई। इसके अलावा उन्होंने संसद भवन के काम में लगे श्रमवीरों से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। नई संसद का क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर होगा। केंद्र सरकार ने 2019 में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना शुरू की थी, जिसमें नई दिल्ली में दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ साथ एक न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग वाला प्रोजेक्ट भी था। नई इमारत को 150 से ज्यादा साल के लाइफ स्पैन के लिए डिजाइन किया गया है। नए भवन में लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सीटें होंगी। हालांकि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में सेंट्रल हॉल नहीं होगा। देखिए, देश में एक एक्शन डेवलपमेंट के फ्रंट पर चल रहा है तो दूसरा एक्शन वायरस के खिलाफ भी नजर आ रहा है। देश में करीब 6 महीने बाद कोरोना की नए केस 3000 के पार हो गए हैं। दिल्ली में भी केसेस तेजी से बढ़े हैं, इसलिए दिल्ली सरकार ठोस एक्शन में जुट गई है।
और कहीं कोरोना सेकेंड वेव जैसा कहर न लेकर आए। इसीलिए वक्त रहते दिल्ली सरकार ठोस एक्शन में जुट गई है। दोपहर 12 बजे दिल्ली सचिवालय में केजरीवाल सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अधिकारियों से स्टेटस रिपोर्ट मांगी कि कोरोना के खिलाफ तुरंत क्या एक्शन लेने चाहिए। सीएम केजरीवाल अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग करेंगे। मरीजों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। अभी वेंटिलेटर्स की या ऑक्सीजन की भी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अभी जितनी हमारे पास ऑक्सीजन है उसकी 10% ऑक्सीजन भी जो है हम यूज नहीं कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास तैयारियां बहुत है और हम इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। सबसे बड़ा सूबा और राजधानी से सटा होने की वजह से यूपी पर भी कोरोना अटैक का खतरा है, लिहाजा सरकार अलर्ट मोड पर आ चुकी है। कोरोना जब बढ़ा है तो 3-4 जिलों से अधिक आता है, जैसे दिल्ली के पास है, गाजियाबाद, नोएडा और लखनऊ और आगरा, जहाँ पे पर्यटक अधिक आती है, लेकिन वहाँ सतर्कता के साथ आगे बढ़ने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन स्थितियाँ पूरी तरह से नियंत्रण। देश में कोरोना को लेकर अलर्टनेस की सबसे बड़ी वजह ये है कि करीब 6 महीने बाद कोरोना के नए केस 3000 के पार गए हैं। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 3016 संक्रमित मिले हैं। 1 अक्टूबर 2022 के बाद से ये एक दिन में संक्रमण का रिकॉर्ड है। 5 राज्यों ने देश की टेंशन बढ़ाई है, क्योंकि केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश से नए कोरोना संक्रमण के 70% केस सामने आए हैं। कोरोना का ये मीटर बता रहा है कि कोविड गाइडलाइंस पर गंभीर होने का वक्त आ चुका है। मास्क से नजदीकी और भीड़ से दूरी बनाकर चलने में ही फायदा है। बात कर लेते हैं वायरस की। देखिए, वायरस की जो रफ्तार है वो सुपरसोनिक है, तो पाकिस्तान में भूख की रफ्तार हाइपरसोनिक हो गई है। दावा किया जा रहा है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में 51 लाख पाकिस्तानी भूख के गंभीर संकट से जूझेंगे, यानी इन्हें एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होगी। इस बीच रमजान के दौरान पाकिस्तान के शहर, गांव, कस्बों में आटा और सब्जी के लिए ऐसी लूट मची है कि पुलिस के भी होश उड़ गए हैं। और पाकिस्तान में आटे के लिए कानून हाथ में लेने वालों में औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, हर उम्र के लोग शामिल हैं। मुफ्त में आटा पाने की होड़ ने आवाम को किचन से उठाकर अस्पताल में पटक दिया है। न यकीन आए तो खुद सुनिए पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पर बदहाली का सजीव प्रसारण। जहानिया में मुफ्त आटा लेने आई 2 खवातीन भगदड़ के दौरान जख्मी हो गईं। गुज़िश्ता रोज मुफ्त आटे के हुसूल के दौरान एक खातून जाँ बहक और 2 बेहोश हो गई थी। उधर मुल्तान में मुफ्त आटा तकसीम सेंटर्स पर खवातीन के शदीद रश और भगदड़ से 10 अफराद जख्मी हो गए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने पाकिस्तान को एक भविष्यवाणी करके डरा दिया है। बताया जा रहा है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में 51 लाख पाकिस्तानी भूख के गंभीर संकट से जूझेंगे, यानी इन्हें एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होगी। खैर, जब वर्तमान ही हॉरर हो तो भविष्य की बात ही क्या। जिन्नालैंड में गरीबी ने आवाम को अराजक बना दिया है। जिसने भी बड़ा दिल दिखाया या मुफ्त की स्कीम चलाई, आवाम उसको जंगल का कानून समझा देती है। भाई मुझे ये बताएं, आप बड़ा जबरदस्त काम कर रहे थे पहले रोजे से, मगर अचानक कल क्या हुआ? कितनी तादाद में लोग आए? बहुत बड़ा जत्था था जिसको मैं समझता हूँ कि गिनना नामुमकिन है। उन्होंने हमारे स्टॉल पे हमला किया है, हमारे वॉलंटियर्स को उन्होंने डंडों से मारा है, भगाया है। रोटी बनाने का यहाँ तक के सामान था, हमारा अपना जो सामान था, टोकन काउंटर हम चलाते हैं, टोकन का जो सिस्टम था वो तक वो लोग यहाँ से ले गए। कराची में भी भूख ने कानून का तमाशा बना दिया। रमजान के दिन में 10 रुपए किलो में फल और सब्जी की खबर सुनकर यहाँ ऐसी भीड़ टूटी कि फलों और सब्जियों का कचूमर बन गया। यहाँ पर भगदड़ मची। जाहिर है महंगाई का एक तूफान है, गुर्बत ने कमर तोड़ दी है गरीब आदमी की, और यही वजह है कि यहाँ पर इस तरह के मनाजिर देखने को मिले हैं और इस वक्त भी यहाँ पर काफी ज्यादा भगदड़ है। भूख से बिलबिलाती पाकिस्तानी आवाम जब राहत के लिए नजर इस्लामाबाद की तरफ उठाती है तो जख्म और हरा हो जाता है। सत्ता के लिए सरकार और इमरान के हथकंडे देखकर आवाम का धैर्य जवाब दे चुका है। पाकिस्तान में ये निहत्थों का गृह युद्ध नहीं तो क्या है। अपनी ही करतूतों की वजह से जख्मी है पाकिस्तान। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।